तो इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी प्रकाश के व्यतिकरण की, ठीक है, जिसमें एक साइंटिस्ट आया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें यंग ने कार्डबोर्ड लिया, उस कार्डबोर्ड में 2 पिन होल किए, उसके सामने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स रखा, तो पर्दे पर क्या बनी, दीप्त अदीप्त फ्रिंजे। फिर उसका गणितीय विश्लेषण पढ़ा आपने, वहां से आपने परिणामी तरंग का समीकरण निकाला, उसके बाद परिणामी तरंग का आयाम, और आयाम के अंदर आपने 2 शर्तें पढ़ी थी कि जब दीप्त फ्रिंज बनती है यानी कि संपोषी व्यतिकरण होता है तो उसका आयाम अधिकतम होता है, और जब अदीप्त फ्रिंज बनती है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि विषम क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण होता है, तो तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम, और आयाम भी क्या होता है, न्यूनतम। उसके बाद आपने पढ़ा कि फ्रिंज क्या है, और फ्रिंज चौड़ाई किसे कहते हैं। फ्रिंज चौड़ाई क्या थी, 2 क्रमागत दीप्त या 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की रेखीय दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। और फ्रिंज चौड़ाई का जो फॉर्मूला था वो क्या आया था, लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d, ठीक है। आज शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, विवर्तन, क्योंकि ध्रुवण आपके सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि तरंग, आपको पता है तरंग कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, एक तो अनुदैर्घ्य तरंग और एक अनुप्रस्थ तरंग। मैं प्रकाश के विवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विवर्तन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं यहां बोल रहा हूं, क्या साउंड है ये, क्या ध्वनि तरंग है, क्या ये जो ध्वनि तरंग है अगर ये गेट खुला होगा या फिर बंद है तो भी क्या मेरी जो आवाज है वो उधर वाले रूम में पहुंच सकती है, पहुंच सकती है। लेकिन मान लो यहां एक बल्ब लगाया हुआ है, तो क्या इसकी जो रोशनी है वो पास वाले कमरे पे पहुंच सकती है, क्या नहीं पहुंच सकती। तो विवर्तन का मतलब ही क्या है, देखो ध्वनि तरंग की बात कर रहा हूं मैं, ध्वनि मान लो ऐसे चली, ये जो इसे बोलते हैं द्वारक, क्या है ये जो खिड़की है इसे क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। इस द्वारक के जो तीखे भाग है, तीक्ष्ण भाग है, उनसे तरंग टकराएगी और टकरा के क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, और तरंग का टकरा के मुड़ना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। ध्वनि तरंग में विवर्तन जो है वो आसानी से होता है, और प्रकाश तरंगों में जो विवर्तन है वो कुछ रेयर कंडीशन में ही होगा, वो कंडीशन मैं आगे बताऊंगा। तो विवर्तन का मतलब समझ में आया क्या, कि किसी भी तरंग का अवरोध या द्वारक, अवरोध का मतलब समझ गए क्या, जैसे मान लो लाइट के सामने मैंने कोई ऐसा अपारदर्शी माध्यम रख दिया, तो क्या ये अवरोध हो गया। अगर एक यहां स्लिट लगाई, एक ऐसे लगाई, तो क्या ये द्वारक है, इसके बीच वाली जो खाली जगह है उसे क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। तो विवर्तन का मतलब क्या है कि तरंग का द्वारक या अवरोध से टकराकर मुड़ना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। यहां से अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि ध्वनि तरंगों का जो विवर्तन है वो आसानी से होता है, जबकि प्रकाश तरंगों का विवर्तन कुछ एक कंडीशन में होता है। तो सुनना, विवर्तन जो है वो कौन सी तरंग का गुण है, अनुदैर्घ्य तरंग का या अनुप्रस्थ तरंग का, अनुदैर्घ्य तरंग का, अनुप्रस्थ का नहीं, अनुदैर्घ्य तरंग का। भाई ध्वनि तरंग का विवर्तन आसानी से होता है, और ध्वनि कौन सी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। तो ये ध्यान रखना आपको कि विवर्तन जो है वो कौन सी तरंग का गुण होता है, अनुदैर्घ्य तरंग का होते हैं। लेकिन अनुप्रस्थ तरंगों के अंदर भी कुछ कंडीशन होनी चाहिए, उन कंडीशन को अगर आप फॉलो करते हो तो लाइट का भी विवर्तन हो सकता है, यानी कि लाइट भी मुड़ सकती है। एक साइंटिस्ट था गरमंडी, क्या है, गरमंडी नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बोला कि अगर द्वारक का आकार, ये क्या है, द्वारक या अवरोध का आकार अगर प्रकाश की तरंगधरी की कोटि का होता है तो प्रकाश जो है वो मुड़ सकता है, प्रकाश जो है वो मुड़ सकता है। ये बात किसने बताई, गरमंडी ने। लेकिन बेटा सामान्य जीवन के अंदर जो ये खिड़की और दरवाजे होते हैं ये किस कोटि के होते हैं, मीटर की कोटि के होते हैं। अरे मीटरों में ये क्या इतने छोटे छोटे दरवाजे और खिड़की मिलना पॉसिबल है। प्रकाश की तरंगधरी कितनी होती है, 10⁻⁻⁷ मीटर। बात समझ में आ गई बात। अगर आपके पास जो अवरोध और द्वारक है उसकी जो साइज है वो अगर 10⁻⁷ मीटर कोटि का है, तभी क्या हो सकता है, विवर्तन हो सकता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास 2 सेविंग ब्लेड है, ब्लेड जानते हो ना, अगर उन सेविंग ब्लेड के जो शार्प जिन्हों आप सेविंग करा, अगर उन दोनों को मैं मिला दूं
तो वो जो झिरी बनेगी बीच में उसकी रेंज क्या होती है 10⁻⁻7 मीटर कोटि की। अगर इसके सामने मैं एक वर्णी प्रकाश स्रोत रखूं तो आपको पर्दे पर क्या दिखेंगी, कहीं पे तीव्रता ज्यादा दिखेगी और कहीं पर तीव्रता कम दिखेगी। इसे ही क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। तो थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, विवर्तन का मतलब क्या है, तरंग का द्वारक या अवरोध से टकराकर मुड़ना। ध्वनि तरंगों का विवर्तन जो है वो आसानी से होता है, जबकि प्रकाश का कुछ एक शर्त में होता है। क्यों होता है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, क्योंकि ध्वनि तरंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो किस में होती है, मीटर की कोटि की होती है। जबकि सामान्य जीवन में जो खिड़की और दरवाजे होते हैं उनका आकार भी किस में होता है, मीटर में होता है। इसलिए ध्वनि तरंगों का जो विवर्तन है वो आसानी से होता है, जबकि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो किस कोटि की होती है, 10⁻⁻7 मीटर कोटि की होती है। इसलिए सामान्य जीवन के अंदर इतने छोटे द्वारक और अवरोध मिलना पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई क्या। ये क्वेश्चन बनता है कि ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से होता है जबकि प्रकाश का नहीं। क्यों, क्या लिखोगे आंसर, ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य किसमें होती है, मीटर की कोटि की होती है, जबकि सामान्य जीवन में जो खिड़की और दरवाजे मिलते हैं वो भी किस कोटि के होते हैं, मीटर की कोटि के होते हैं। लेकिन प्रकाश तरंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो किस कोटि की होती है, 10⁻⁻7 मीटर कोटि की होती है। और इतने छोटे खिड़की और दरवाजे मिलना पॉसिबल नहीं है। गरमंडी ने क्या बोला कि अगर जो अवरोध या द्वारक का साइज है वो किस कोटि का हो, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का हो, तो विवर्तन पॉसिबल है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई। अभी तक मैंने यही बताया कि विवर्तन जो है वो अनुदैर्घ्य तरंगों का गुण है, और प्रकाश में अगर आपको विवर्तन देखना है तो कुछ एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है कि जो अवरोध और जो द्वारक है उसका आकार कैसा होना चाहिए, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का। अब आपसे ये डेफिनेशन पूछेगा वो कि प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। तो सुनना, ये डेफिनेशन आएगी भी ध्यान से सुनना। प्रकाश का क्या विवर्तन का मतलब समझ गए, किसी तरंग का द्वारक या अवरोध के तीक्ष्ण भागों से टकराकर मुड़ना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। ये मैंने क्या बनाया है, अवरोध। ये क्या है, अवरोध है। यहां से मान लो तरंगे आएगी ऐसे, इस टाइप से, इस टाइप से तरंगे आएगी मान लो। तो क्या इधर तो आपको रोशनी दिखेगी, बोलो दिखेगी क्या, इस एरिया में क्या होगा, प्रकाश दिखेगा, और यहां क्या होगी, छाया होगी। बोलो होगी क्या। अब ध्यान से समझना। तो अगर ऐसा है कि ए जो है वो लगभग किस कोटि का है, यानी कि इसका जो साइज है वो किस कोटि का है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का, तो क्या होगा बेटा, यहां भी प्रकाश पहुंच जाता है। इसकी ज्यामितीय छाया, ज्यामितीय छाया का मतलब ये इस पे अगर ओवरलैप करेगा तो यहां छाया बनेगी, उस छाया में भी प्रकाश का पहुंचना क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन। देखो मैं समझा देता हूं ये कब पॉसिबल है। मान लो यहां वाला जो कण है तरंगाकर के रूप में चलेगी ऐसे तरंग, क्या यहां वाला जो कण है एक नया प्रकाश स्रोत बनेगा और उससे फिर तरंगाकर चलेंगे इस टाइप से, बोलो। तो यहां क्या होता है, प्रकाश थोड़ा बहुत पहुंच जाता है, इसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप सुनना ध्यान से। किसी अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक के तीक्ष्ण किनारों से, किसी अपारदर्शी अवरोधक, ये तो क्या है, अवरोध है, और द्वारक कैसे बनेगा, ये द्वारक है। क्या बेटा यहां रोशनी होनी चाहिए, क्या इधर अंधेरा होना चाहिए, छाया होनी चाहिए इधर, प्रकाश का इस छाया वाले भाग में पहुंचना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। और ये होगा कब, मैं फिर बता देता हूं, मैं वो चीज समझाने जा रहा हूं जो रियल लाइफ में नहीं होती, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी भाई, समझ गए क्या। जैसे विवर्तन, जो जैसे व्यतिकरण जो है वो आसानी से मिल जाता है, जबकि विवर्तन कुछ एक कंडीशन में होता है, और वो चीज समझा रहा हूं मैं जो सामान्य जीवन में नहीं होता, तो प्रॉब्लम जरूर आएगी। ये अपने आप में एक हार्ड टॉपिक माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये होता ही नहीं, सामान्य जीवन में विवर्तन पॉसिबल नहीं है प्रकाश का।
तो आप तो डेफिनेशन याद करना कि प्रकाश का अवरोध या द्वारक के तीक्ष्ण भागों से टकराकर ज्यामितीय छाया में फैलना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन। कोई दिक्कत नहीं है, ये डेफिनेशन अच्छी है, ये बनता है क्वेश्चन कि प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के विवर्तन की शर्त लिखिए। तो आप लिखोगे प्रकाश का अवरोध या द्वारक के तीक्ष्ण भागों से टकराकर ज्यामितीय छाया में फैलना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के विवर्तन की शर्त क्या है कि अवरोध और द्वारक का आकार क्या होना चाहिए, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का। और यही मैंने डिफरेंस बताया था किसमें, किरण प्रकाश की और वेव ऑप्टिक्स में, तरंग प्रकाशिकी में, कि किरण प्रकाशिकी के अंदर अपन जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं या जो ऑब्जेक्ट काम में लेते हैं वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बड़े होते हैं, जैसे लेंस हो गया, मिरर हो गया, माइक्रोस्कोप, ये सिंपल माइक्रोस्कोप। समझ में आ गई बात। और यहाँ जो अपन द्वारक और अवरोध काम में लेते हैं वो क्या होते वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो प्रकाश का विवर्तन लिख दोगे क्या, क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, इसकी शर्त लिखिए। तो प्रकाश जब द्वारक और अवरोध के तीक्ष्ण भागों से टकराकर ज्यामितीय छाया में फैल जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन। इसकी शर्त क्या है, इसकी शर्त क्या है कि द्वारक और अवरोध का जो आकार है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। अब प्रकाश के विवर्तन को समझाने के लिए दो साइंटिस्ट आए, एक तो फ्रेनल, कौन, एक तो फ्रेनल और दूसरा कौन आया, फार्नहोपर। अपने सिलेबस में कौन सा है, फार्नहोपर का विवर्तन है, जबकि फ्रेनल के विवर्तन में एक दो लाइनें आपको पढ़नी है बस। दोबारा सुन लेना, विवर्तन होता क्या है, किसी भी तरंग का अवरोध या द्वारक के तीक्ष्ण भागों से टकराकर मुड़ना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विवर्तन। विवर्तन कौन सी तरंग का अभिलाक्षणिक गुण है, अनुदैर्घ्य तरंग हो गई, यानी ध्वनि में जो विवर्तन है वो आसानी से पाया जाता है, जबकि प्रकाश के अंदर विवर्तन जो है वो कुछ एक कंडीशन में होता है। ये बात बताई किसने, गरमंडी ने। क्या बोला कि अगर द्वारक और अवरोध का जो आकार है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होता है तभी विवर्तन पॉसिबल है। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं और इसकी शर्त लिखो तो क्या लिखोगे, जब प्रकाश जो है अवरोध और द्वारक के तीक्ष्ण भागों से टकराकर ज्यामितीय छाया में फैल जाता है, इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। और इसकी शर्त क्या है, शर्त क्या है, इसकी शर्त है कि द्वारक और अवरोध का जो आकार है वो कैसा होना चाहिए। तो दो साइंटिस्ट आए, सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेनल की। फ्रेनल, सही लिखा है क्या मैंने, का विवर्तन, ये अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन इसका नाम दिया है तो इसके बारे में कुछ जो बातें मेरे को पता है वो बता देता हूं मैं। देखो फ्रेनल ने क्या बताया, एक अपना मान लो ऐसे सेटअप तैयार किया, ये क्या हो जाएगा, द्वारक, और यहां प्रकाश स्रोत है, क्या है, प्रकाश स्रोत। जो तरंगागर चलेगा वो इस टाइप से चलता है। इसमें कैसा तरंगागर है, ये गोलीय तरंगागर, कैसा, गोलीय तरंगागर, ठीक है। अब देखो प्रकाश स्रोत और द्वारक के बीच की दूरी जो होती है इसमें निश्चित होती है, क्या है, निश्चित, बस यही है। फ्रेनल विवर्तन में क्या होगा, जब प्रकाश स्रोत और द्वारक या विवर्तक बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, विवर्तक के बीच की दूरी अगर निश्चित हो तो उससे कैसा उसे क्या बोलते हैं, फ्रेनल का विवर्तन। यही डेफिनेशन पूछ सकता है वो, इससे आगे अपने सिलेबस में ये नहीं है कि फ्रेनल का विवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश स्रोत और स्लिट के बीच की या फिर विवर्तक के बीच की दूरी अगर क्या हो, निश्चित हो, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रेनल विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन के अंदर कैसा तरंगागर काम में लेते हैं, गोलीय या फिर बेलनाकार तरंगागर। फिर बता रहा हूं, छोटी सी दो लाइनें लिखी है बुक के अंदर, पूछ लेगा फ्रेनल का विवर्तन किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे आप कि जब प्रकाश स्रोत तथा विवर्तक के बीच की दूरी निश्चित हो तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रेनल विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन के अंदर अपन कौन सा तरंगागर काम में लेते हैं, बेलनाकार या गोलीय तरंगागर। ये तो होगी बेसिक बातें विवर्तन के बारे में। अपने सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फार्नहोपर डिफ्रैक्शन, यानी कि फार्नहोपर विवर्तन, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। अभी तक ज्यादा क्वेश्चन बने नहीं है, मैं फिर बता देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं।
तो वो लिख दोगे आप कि जब प्रकाश जो है वो द्वारक या अवरोध के तीक्ष्ण भागों से टकराकर ज्यामितीय छाया में फैल जाता है, इसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के विवर्तन की शर्त क्या है कि द्वारक और अवरोध का जो आकार है वो प्रकाश की तरंगधरी की कोटि का होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से होता है जबकि प्रकाश तरंगों का विवर्तन कुछ कंडीशन में होता है, क्यों? तो आप क्या लिखोगे, ध्वनि तरंग की जो तरंगधरी होती है वो किस कोटि की होती है, मीटर की कोटि की होती है। और सामान्य जीवन में जो खिड़की और दरवाजे होते हैं या फिर अवरोध और जो द्वारक होते हैं वो भी किस कोटि के होते हैं, मीटर की कोटि के होते हैं। इसलिए ध्वनि का विवर्तन आसानी से होता है, जबकि प्रकाश के अंदर क्या होता है कि प्रकाश की जो तरंगधैर्घ्य होती है वो 10⁻⁷ मीटर कोटि की होती है और सामान्य जीवन के अंदर इतने छोटे द्वारक और अवरोधक मिलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए गरमंडी के अकॉर्डिंग प्रकाश का विवर्तन तभी होगा जब द्वारक या अवरोध का जो आकार है वो प्रकाश की तरंगधैर्घ्य की कोटि का हो। फिर विवर्तन को समझाने के लिए कितने साइंटिस्ट आए, 2 साइंटिस्ट, एक तो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन और दूसरा क्या है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेनेल ने बोला कि जब प्रकाश स्रोत और विवर्तक के बीच की दूरी निश्चित हो तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रेनेल विवर्तन बोलते हैं। और फ्रेनेल विवर्तन के अंदर कौन सा तरंगाग्र काम में लेते हैं अपन, गोलीय या बेलनाकार। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब काम की बात है भाई, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चन बनेगा और इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, इसका डायग्राम डायग्राम सब अच्छे तरीके से समझना आप। सुनना, इसका नाम है फ्राउनहोफर देखना तो सही लिखा गया मैंने, है बुक में देखो, है फर आएगा है, ठीक है। फ्राउनहोफर विवर्तन या एकल स्लिट या झिरी, जी कहां गई, झिरी विवर्तन क्या हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इस चैप्टर के अंदर 2 ही टॉपिक शानदार है, एक तो YDSC और एक फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। करूं शुरू। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में क्या था, प्रकाश स्रोत और विवर्तक के बीच की दूरी निश्चित थी। इसमें क्या होता है, प्रकाश स्रोत और विवर्तक के बीच की दूरी निश्चित नहीं होती, अर्थात कितनी होती है, अनंत। अर्थात कितनी होती है, अनंत। इसका सेटअप तैयार कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन में यही अंतर है मेनली कि फ्रेनेल में तो प्रकाश स्रोत और विवर्तक के बीच की दूरी क्या होती है, निश्चित होती है, और इसमें क्या होती है, अनिश्चित होती है, अर्थात कितनी होती है, अनंत। तो देखो मेरे पास एक प्रकाश स्रोत है, कैसा, एक वर्णी प्रकाश स्रोत, ध्यान से समझना, एक वर्णी प्रकाश स्रोत, ठीक है। और मेरे पास एक लेंस है L1, दोनों में डिफरेंस पूछेगा वो आपसे, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या डिफरेंस है, तो इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है वो समझा दूंगा, नोट्स के अंदर भी है। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, कौन सा, उत्तल लेंस। तो देखो इधर बता देता हूं लेंस के बारे में थोड़ा सी बातें। ये लेंस है बेटा, ये इसका फोकल पॉइंट होता है, फोकस बिंदु होता है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां से जाती है, मुख्य फोकस से, यही प्रॉपर्टी है। अब मेरे को प्रकाश स्रोत को कहां लेके जाना है, अनंत पे। अब मैं अनंत पे ऐसे थोड़ी लेके जाऊं, अनंत पे जाके एक मोमबत्ती रखूं या फिर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रखूं, क्या अनंत पे पहुंच सकता हूं, अनंत डिफाइन ही नहीं है। तो मैं कुछ सेटअप ऐसे तैयार करूंगा कि ये आपको लगे कि कहां है प्रकाश स्रोत, अनंत पे है, कहां है, अनंत पे, समझना। ये लेंस है, तो इस लेंस के फोकस बिंदु पे, कहां,
इस लेंस L1 के फोकस बिंदु पे मैंने एक क्या रख दिया, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत से लाइटें निकलेगी। अरे बोलो, तो क्या ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी? क्या ऐसा ही होगा? और जब प्रकाश किरणें समांतर होती है तो कैसा वेव फ्रंट मिलता है, कैसा तरंगाग्र मिलता है? समतल तरंगाग्र। कैसा मिलता है? समतल तरंगाग्र। याद है या भूल गए? तो बेटा इसके अंदर कौन सा तरंगाग्र काम में लेते हैं अपन? समतल तरंगाग्र। फ्रेनेल में कौन सा काम में आएगा? गोलीय और बेलनाकार। ये मैंने एक वेव फ्रंट बनाया है W और W'। इसका सेटअप समझ लेना ध्यान से। प्रकाश स्रोत और विवर्तक के बीच की दूरी क्या होती है? अनिश्चित होती है, अर्थात कितनी होती है? अनंत। अब मैं अनंत पे जा नहीं सकता, इसलिए मैंने एक लेंस लगाया है, उत्तल लेंस। कैसा लेंस? उत्तल लेंस। और उस उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पे मैंने क्या चिपका दिया? एक वर्णी प्रकाश स्रोत। तो यहां से प्रकाश निकलेगा और वो फिर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। जब भी प्रकाश किरणें समांतर मिलती है तो कैसा वेव फ्रंट मिलेगा आपको? प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा, यानी कि समतल तरंगाग्र मिलेगा। तो ये कैसा तरंगाग्र है? समतल तरंगाग्र। ध्यान से समझना, बस यही फिल्म है इसमें। यहां मैंने एक द्वारक लगाया है, क्या? जिसे विवर्तक भी बोलते हैं, ठीक है। इस विवर्तक का जो साइज है, इसे मैंने नाम दिया है AB। इसका जो साइज है वो कितना है? A है। कितना है? A। उसमें अपन स्लिटों के बीच की दूरी को क्या लेते हैं? D। इसमें इस विवर्तक का जो साइज है वो कितना है? A है। अब ध्यान से समझना, इस विवर्तक के सामने एक दूसरा लेंस लगाते हैं। क्या? एक दूसरा बड़ा उत्तल लेंस लगाते हैं। ये उत्तल लेंस है L2। ये भी कैसा है? उत्तल लेंस। क्या यहां तक दिखाई दे रहा है भाई? दिख रहा है क्या इसमें? ठीक है। और इस उत्तल लेंस के फोकल प्लेन में, यानी कि फोकस तल के अंदर, इस लेंस के फोकस तल में, फोकस तल का मतलब ये मान लो यहां फोकस बिंदु है तो इससे गुजरने वाला एक तल होगा ऐसे। उस तल में मैंने एक पर्दा रखा है। मैं बहुत ईमानदारी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी ईमानदारी से समझने की कोशिश करो। एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, लेंस L1 के फोकस बिंदु पे रखा, आने वाला प्रकाश अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। तो आपको कैसा वेव फ्रंट मिलेगा? प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा, समतल तरंगाग्र मिलेगा। इसके सामने एक विवर्तक रखा है, जो साइज कितना है इसका? A। कितना है? A। एक दूसरा लेंस रखा हुआ है L2, जो L2 जिसके फोकल प्लेन के अंदर एक क्या लगा दिया आपने? पर्दा लगा दिया, एक स्क्रीन लगा दी। बोलो, क्या यहां से जो प्रकाश आएगा वो ऐसे चलेगा? अब क्या इस प्रकाश को ये लेंस फोकसित करेगा और ये कहां मिला देगा इसको? इसके फोकस बिंदु पे। अरे बोलो यार, तो क्या ये पूरा का पूरा प्रकाश यहां मिलेगा? बोलो। इसे बोलते हैं बेटा केंद्रीय उचिष्ट। क्या ये? केंद्रीय उचिष्ट। वहां क्या वर्ड था? केंद्रीय दीप्त। वहां क्या बोलते हैं? केंद्रीय दीप्त। और यहां क्या बोलेंगे अपन? उचिष्ट और निम्निष्ट। उचिष्ट का मतलब तीव्रता ज्यादा। अरे बोलो, बस यही फर्क है, इसमें थोड़ी सी नेमिंग चेंज हो जाती है। इसे बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या ये? केंद्रीय उचिष्ट। ऊंची सेट है। सही लिख दिया? नहीं लिखा तो समझ लेना। क्या मैंने विवर्तन किया है अभी तक? क्या प्रकाश? यस सर, मैं घुसा मारूंगा गेंडो। क्या प्रकाश को मोड़ा है मैंने अभी तक? अरे मोड़ा है? कहां मोड़ा है? प्रकाश सीधा सीधा चल रहा है और एक जगह मिल रहा है, तो यहां तो चानना होगा ही। अरे यारो, इसके सामने यहां एक मान लो लोटिया लगा दिया। क्या लगा दिया? लोटिया। तो इधर तो चानना होगा। अरे तो ये विवर्तन थोड़ी समझाया है। विवर्तन तो कब होगा? जब प्रकाश जो है वो इस एरिया में पहुंचे। नहीं समझे आप? दोबारा सुन लेना, इसका सेटअप क्या है भाई साहब? सही चल रहा है प्रोग्राम? सही बताओ। समझ में तो मैं वैसे कम ही आने देता हूं पहले दिन, ये ध्यान रखना है ना। कोई बात, वैसे तो GCI में पढ़ा हुआ है, अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए। वैसे फिजिक्स में तेरे हाथ तंग है,
कोई बात नहीं है, अगर तू समझेगा तो मैं तेरा हाथ अच्छे से आगे कर दूंगा थोड़ा, लेकिन शर्त ये है कि 1-2 दिन तू मेरे से पढ़, तेरे को लगेगा कि हाँ यार फील हो रही है फिजिक्स थोड़ी थोड़ी। दोबारा पक देता हूं। एक लेंस है L1 जिसके फोकस बिंदु पे एक वर्णी प्रकाश स्रोत रखा है, इससे आने वाला प्रकाश इस लेंस से अपवर्तित होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा और आपको एक समतल तरंगागर मिलेगा। कैसा? समतल तरंगागर। समतल तरंगागर यही है। इसके सामने क्या रखा हुआ है? एक द्वारक या विवर्तक। विवर्तक का जो साइज है वो कितना है? A। एक दूसरा लेंस है L2, उसके फोकल प्लेन में एक पर्दा रखा हुआ है। तो यहां से आने वाला जो प्रकाश है, क्या वो इस लेंस से अपवर्तित होने के बाद इसके फोकल पॉइंट पे मिलेगा? क्या यहां पे चानना होगा? और अगर इस यहां पे चानना होगा तो इसे क्या बोलेंगे? केंद्रीय उचिष्ट। अरे बोलो रे, अब ये मत सोच रहा मैं चानना वानना जानबूझ के बोल रहा हूं भाई साहब, है ना? वो उस दिन बोल रहा था ना, कोई इधर से सर तावड़ा आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, तावड़ा आ रहा है तो अब तो आ रहा है तावड़ा, अच्छा आ रहा है, चलो ठीक है। क्या मैंने अभी तक विवर्तन को समझाया है? क्या अभी तक मैंने विवर्तन वाली बात की है क्या? सुन लो, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि एकल झिरी विवर्तन में या फ्राउनहोफर विवर्तन के अंदर जो केंद्रीय उचिष्ट होता है उसकी तीव्रता सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि देखो, क्या यहां पे पहले ये बताओ, क्या इनमें, इसमें और इसमें पथांतर कितना है? ये यहां से चली ए इतनी, ए इतनी, तो इसमें पार्ट डिफरेंस कितना है? 0। और जब भी पार्ट डिफरेंस 0 होता है तो कौन सा विवर्तन होता है? कंस्ट्रक्टिव, यानी कि संपोषी व्यतिकरण। क्या इसके पर्दे के केंद्र पर संपोषी व्यतिकरण हो रहा है? कोई भी किरण हो, चाहे ये चलेगी तो इसके करस्पॉन्डिंग एक यहां किरण और होगी, वो ऐसे से चलेगी, ऐसे से होगी, क्या उनमें भी पथांतर 0? तो क्या मैं बोल दूं पर्दे के केंद्र पर हमेशा जो प्रकाश किरणें आएगी उनमें पथांतर कितना होता है? 0। और कलांतर भी कितना होता है? 0। इसलिए पर्दे के केंद्र पर हमेशा कौन सा व्यतिकरण होता है? संपोषी व्यतिकरण होता है। इसलिए उसकी तीव्रता क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। इसलिए उसे क्या बोलते हैं? केंद्रीय उचिष्ट। और ज्यादा होने का रीजन ये है कि इसमें देखो विवर्तक का पूरा भाग काम में आ रहा है, पूरे के पूरे भाग से आने वाली रोशनी यहां पहुंच रही है। जब अपन फर्स्ट उचिष्ट पढ़ेंगे तो उसमें इस विवर्तक का 1/3 पार्ट काम में आता है। वो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। कौन सा पार्ट काम में आता है? 1/3। और जब दूसरा उचिष्ट पढ़ेंगे तो कौन सा पार्ट काम में आता है? 1/5 पार्ट काम में आता है। और जब थर्ड उचिष्ट पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा पार्ट काम में आता है? 1/7 पार्ट काम में आता है। तो जैसे जैसे आगे उचिष्ट बनेंगे उनकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। उनकी तीव्रता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्या पल्ले पड़ रही है बात? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन बना है, इसमें ध्यान से सुन लेना कि फ्राउनहोफर विवर्तन के अंदर केंद्रीय उचिष्ट की तीव्रता अधिकतम क्यों होती है, या उस हमेशा उचिष्ट ही क्यों बनता है? उचिष्ट का मतलब तीव्रता ज्यादा। तो आप लिखोगे विवर्तक के किसी भी भाग से आने वाली प्रकाश किरणें जब पर्दे के केंद्र पर अध्यारोपित होती है तो उनमें पथांतर और कलांतर कितना होता है? 0। और जब पथांतर और कलांतर 0 होता है तो वहां कौन सा व्यतिकरण होता है? संपोषी व्यतिकरण। और जब संपोषी व्यतिकरण होता है तो क्या मिलता है? चमकीला। अरे बोलो, क्या केंद्रीय उचिष्ट के लिए इस विवर्तक का पूरा भाग काम में आ रहा है? इसलिए इसकी तीव्रता क्या होती है? अधिकतम होती है। जब फर्स्ट उचिष्ट पढ़ेंगे तो उसमें तीव्रता की, उसमें द्वारा का कौन सा भाग काम में आता है? 1/3 पार्ट काम में आता है। वो आगे समझ में आएगा। क्या यहां तक इतना प्रोग्राम समझ में आ गया? अब इस विवर्तक, ये जो विवर्तक है इसमें से मैं कोई 3 पैरेलल लाइनें चुन रहा हूं। कितनी? 3 पैरेलल लाइनें। क्या ये मुड़ गई? क्या ये प्रकाश किरणें मुड़ रही है? नहीं समझे। अब विवर्तन वाला प्रोग्राम समझ रहे हैं हम? कौन सा? विवर्तन वाला। नहीं समझे आप? क्या सर जी ये 3 लाइना मिली किन्नू थाने? देख यहां मिली मन, सुन। ओ विवर्तक है तो क्या इसका प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेगा? ये इससे आएगा यहां पे, तो इसका प्रत्येक बिंदु एक नया प्रकाश स्रोत बनेगा। तो क्या प्रकाश ऐसे चलेगा? इस टाइप से।
अरे बोलो, क्या ये जो होगी वो रे होगी इस टाइप से? बोलो, क्या इसमें बहुत सारी पैरेलल लाइनें हैं? मैंने इसमें से कितनी चुनी है? कोई 3 पैरेलल लाइनें चुनी है। बोलो समझ में आ गई क्या बात? ये भी बता दिया कि सर जी ये किरणें आई कहां से? बहुत सारी है उधर, उसमें से मैंने कितनी चुनी है? 3। ये चलती 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 जाएगी ऐसे। ये थोड़ा सा डायग्राम मेरे से अच्छा नहीं बनता, ये ध्यान रखना, कोई बात नहीं। लेकिन रोवे है बांगा रोवे भाई जी, हाँ उनके क्या ये डिफ्रैक्शन हुआ है? क्या ये हुआ है विवर्तन? यानी कि यहां पे ये तरंगे मिलेगी। अरे समझ में आवे के इसमें बीच वाले में कहीं मैंने विवर्तन नहीं काम में लिया। यहां से 3 किरणें मुड़ी और मुड़ के कहां मिली? बिंदु P पर। अब अपने को पता करना है कि बिंदु P पर चमकीला मिलेगा या फिर काली मिलेगी, यानी कि उच्चिष्ट मिलेगा या फिर निम्निष्ट मिलेगा। बोलो बात समझ में आएगी क्या? ये इसकी लीनियर पोजीशन है, रेखीय स्थिति है, YN है। बोलो पल्ले पड़ी क्या बात? एक बार और पूरा सेटअप समझा देता हूं, बस ये डायग्राम समझ लिया तो आगे कहानी खत्म है। ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बोलते हैं, विवर्तन कोण बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? विवर्तन कोण। कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, एक लेंस है L1 जिसके फोकस बिंदु पे एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, तो यहां से चलने वाला प्रकाश इससे अपवर्तित होगा, सॉरी इस लेंस से अपवर्तित होगा, और अपवर्तन के पश्चात क्या ये समांतर मिलेगी किरणें? क्या आपको समतल तरंगागर मिलेगा? जब समतल तरंगागर आगे बढ़ेगा तो पूरी की पूरी प्रकाश किरणें, इससे जाने वाला प्रकाश जो है वो इस लेंस से फोकसित होकर कहां मिल जाएगा? इसके केंद्र पर। अपवर्तित होकर कहां फोकसित हो जाएगा? इसके केंद्र पर। तो केंद्र पर हमेशा क्या बनता है? उच्चिष्ट बनता है। फिर इसमें से मैंने 3 पैरेलल लाइनें चुनी है जो डिफ्रैक्ट हो गई, मतलब जो क्या हो गई? मतलब मुड़ गई रे, क्या हो गई? मुड़ गई, ठीक है, जो विवर्तित हो गई, ठीक है। अब इस लेंस से क्या वो कहीं ना कहीं अपवर्तित होकर मिलेगी? तो उस बिंदु को उस बिंदु पे अपने को पता करना है कि उच्चिष्ट बनेगा या निम्निष्ट बनेगा। बात समझ में आ गई? ये तो इसका सेटअप था। अभी लिख दोगे ये काम में लिया। अब अपना काम क्या है कि इसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट की गणना करनी, उच्चिष्ट और निम्निष्ट की कंडीशन निकालनी। पहले मैं आपको फ्रेनल और फार्नहोफर में अंतर बता देता हूं। फ्रेनल और फार्नहोफर में अंतर बता देता हूं। फ्रेनल के अंदर सुन लो, प्रकाश स्रोत और विवर्तक के बीच की दूरी निश्चित होती है, और इसमें क्या होती है? अनिश्चित होती है। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अपन कैसा तरंगागर काम में ले सकते हैं? इसमें अपन फ्रेनल की बात कर रहा हूं, कौन सा तरंगागर? बेलनाकार या गोलीय तरंगागर। जबकि इसमें कैसा तरंगागर काम में लेते हैं? समतल तरंगागर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। फिर फ्रेनल के अंदर आपने ना तो कहीं पे कोई लेंस काम में ली है, उसमें आप कोई लेंस काम में नहीं लेते, लेकिन इसमें अपन क्या है? लेंस काम में लेते हैं। बोलो समझ में? ये 3 ही मेन डिफरेंस है। आज तक तो क्वेश्चन आया नहीं है फ्रेनल और फार्नहोफर में अंतर, बाकी इस साल आ जाए तो कोई बात नहीं है। बोलो समझ में आ गई क्या बात? अब अपन गणना करेंगे किसकी? उच्चिष्ट और निम्निष्ट की। उच्चिष्ट का मतलब चानना, निम्निष्ट का मतलब अंधेरा। बोलो पल्ले पड़ गई क्या बात? यानी कि जहां जहां उच्चिष्ट बनेगा वहां वहां कौन सा व्यतिकरण होगा? समपोषी। और जहां जहां निम्निष्ट बनेगा वहां वहां क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण। तो अपन शर्त निकाल रहे हैं किसकी? निम्निष्ट और उच्चिष्ट की। बोलो पल्ले पड़ गई क्या इतनी बात? आगे चलूं? अरे बोलो। देखो बता दिया मैंने, निम्निष्ट कब बनेगा? जब प्रकाश स्रोतों के बीच में विनाशी व्यतिकरण होगा तो क्या बनेगा? निम्निष्ट। जब प्रकाश किरणों के मध्य समपोषी व्यतिकरण होगा तो क्या बन जाएगा? उच्चिष्ट। ये इतना मैं साफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि इतना मेरे काम में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट में है थे यार मैं भुलाओ वो तो, ये सही है क्या?
सही है ये? गलत है? निम्निष्ठ, अगर कोई बात नहीं यार, निम्निष्ठ तथा उच्चिष्ट के व्यापक सूत्रों का सत्यापन। कोई मैथ का मेथड नहीं है, थ्योरेटिकली बताना पड़ेगा, तो दिक्कत तो आएगी, थोड़ा सा ध्यान से समझना भी। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? निम्निष्ठ की। किसकी? निम्निष्ठ की। ठीक है, पहले बात करें फर्स्ट निम्निष्ठ। क्या? फर्स्ट निम्निष्ठ यानी कि पहला निम्निष्ठ। फर्स्ट के लिए माना इसके और इसके बीच का जो पथांतर है, इसके और इसके बीच का जो, इस रे और इस रे के बीच का पथांतर है वो कितना है? माना पथांतर बराबर लैम्डा। पथांतर बराबर लैम्डा मान के ही चलना पड़ेगा भाई, ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगी ये बातें। ये तो पूरा समझ में आ गया इधर वाला तो, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है, मैथ का कोई फॉर्मूला नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर मैथमेटिकली इसको प्रूफ है, लेकिन अपने इस राजस्थान बोर्ड के अंदर सिर्फ थ्योरी से समझाना पड़ेगा। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या बेटा, मैं इस पे एक लंब डाल दूं। जब लंब डालूंगा तो देखो ये कितना थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। बोलो क्या इस ट्राइंगल के अंदर इसको एन मान लिया, त्रिभुज कौन सा? BAN, त्रिभुज BAN में साइन थीटा अप्लाई कर दो आप। क्या? साइन थीटा। साइन थीटा क्या बनेगा? साइन थीटा क्या बनेगा? ये पथांतर है डेल्टा एक्स, ये क्या है? डेल्टा एक्स। क्या लिखूं? डेल्टा एक्स डिवाइड बाई ए। बोलो तो यहां से डेल्टा एक्स कितना मिल जाएगा? ए साइन थीटा। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई? ए साइन थीटा। सबसे पहले अपन बात करते हैं कोणीय स्थिति। किसकी? निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति। इसमें ज्यादातर क्या देखता है वो? कोणीय स्थिति पूछता है। बाकी न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए मैं आगे बता दूंगा कि रेखीय स्थिति कैसे सोल्व करते हैं। तो सुन, क्या ये पथांतर आया? क्या इस पथांतर को ए साइन थीटा बराबर कितना कर दूं? लैम्डा के। बोलो ये फर्स्ट है। अब सुनना, ये तो मैंने ऐसे ही मान लिया कि पथांतर कितना है? लैम्डा है। और बताओ लैम्डा कब आता है? जब क्या हो? संपोषी व्यतिकरण या विनाशी व्यतिकरण? संपोषी व्यतिकरण। क्या है? ध्यान से समझना, क्या है? संपोषी व्यतिकरण। लेकिन यहां मैं बात किसकी कर रहा हूं? निम्निष्ठ की। और मैंने पथांतर क्या माना है? लैम्डा। तो वैसे देखा जाए तो क्या होना चाहिए? उच्चिष्ट बनना चाहिए। अरे बोलो, जब पथांतर एन लैम्डा हो तो क्या बनता है? क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण होता है। लेकिन मैंने मान के क्या चला है? आप समझ जाओगे, पहले थोड़ा सा धैर्य तो रखो आप। मैंने पथांतर कितना माना है? लैम्डा। अब मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा कि उस पे क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। जब आप लैम्डा मानोगे तो क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। किसमें? विवर्तन के अंदर। अगर आपने पथांतर लैम्डा माना है तो इस द्वारक को आप दो बराबर भागों में तोड़ लो। कितने भागों में? दो बराबर भागों में। मैंने ये दो बराबर भागों में इसको तोड़ लिया। ये था विवर्तक, ये और ये। क्या दो बराबर भाग हो गए? ए सी और बी हो गए। क्या इसके और इसके बीच में पथांतर लैम्डा जो आपने माना है, क्या इसके और इसके बीच में लैम्डा बाई 2 होना चाहिए? बोलो, ये पूरा लैम्डा है तो ये कितना बचेगा? लैम्डा बाई 2। अब सुनना, आपने इसके दो टुकड़े कर दिए, एक तो अपर हाफ है ए बी और एक नीचे वाला हाफ है सी बी। अब देखो, अगर मैंने एक यहां पॉइंट चुना, ध्यान से सुनना, अब मैंने एक यहां पॉइंट चुना तो क्या उसके संगत एक पॉइंट यहां भी होगा? क्या जब वो प्रकाश किरणें इस पॉइंट और इस पॉइंट से जब प्रकाश किरणें बिंदु P पर पहुंचेगी तो उनमें पथांतर कितना होना चाहिए? लैम्डा बाई 2 का होना चाहिए। और जब पथांतर लैम्डा बाई 2 का होता है तो कौन सा व्यतिकरण होता है? विनाशी व्यतिकरण। तो क्या मिल जाएगा वहां पे? निम्निष्ठ मिल जाएगा। नहीं समझ में आई बात? दोबारा सुन लो। अगर लैम्डा मान रहे हो तो आप इसको कितने पार्टों में डिवाइड करोगे? 2 पार्टों में।
ऊपर वाले हाफ और नीचे वाले हाफ से जब प्रकाश किरणें बिंदु P पर पहुंचेगी तो उनमें पथांतर कितना होगा, λ/2 का होगा। और पथांतर जब λ/2 का होता है तो कौन सा व्यतिकरण होता है, विनाशी व्यतिकरण, यानी कि वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, निम्निष्ठ मिल जाएगा। पहला क्या मिलेगा, पहला निम्निष्ठ। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है, आगे और अच्छी समझ में आ जाएगी। ये तो बात की है फर्स्ट की, किसकी, फर्स्ट की, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं दूसरे निम्निष्ठ की, दूसरे निम्निष्ठ के लिए आप बेटा पथांतर मानो कितना, डेल्टा x बराबर 2λ, कितना, 2λ। अब देखो समझ में आने लग जाएगी आपको। अगर आप पथांतर 2λ मान रहे हो तो इस विवर्तक को कितने पार्टों में तोड़ो, 4 पार्टों में। कितने पार्टों में, 4 पार्टों में। ध्यान से समझना, ये विवर्तक था 1, 2, 3 और ये 4। क्या 4 पार्ट हो गए? क्या इसके और इसके बीच में पथांतर 2λ, इसमें से λ/2 कम कर लो, ये कितना, 3λ/2। क्या λ/2, बोलो कितने पार्टों में तोड़ दिया आपने इसको, 4 पार्टों में, 1, 2, 3 और 4। इन दोनों में से जब प्रकाश वहां पहुंचेगा तो पथांतर कितना होगा, λ/2 का। अगर इन दोनों में से प्रकाश वहां पहुंचेगा तो भी पथांतर कितना होगा, λ/2 का। इन दोनों में से अगर प्रकाश वहां पहुंचेगा तो पथांतर कितना होगा, λ/2 का होगा। तो फिर से कौन सा व्यतिकरण हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण। और क्या मिल जाएगा आपको, निम्निष्ठ। कौन सा, दूसरा। अब ये याद करना है भाई साहब, सीधी सी बात है। तो देखो इस बार आपको a sin θ2 बराबर कितना मिला, 2λ। और इसमें थीटा जो है ना वो बहुत ही कम होता है, इसलिए sin θ को लगभग इक्वल लिख देते हैं थीटा के। तो यहां से मैं निम्निष्ठ की जनरल कंडीशन लिख रहा हूं, सामान्य शर्त लिख रहा हूं कि थीटा जो है वो क्या होना चाहिए, nλ/a। अगर पहले निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति पूछे तो n का मान कितना पुट करोगे, 1, और दूसरा पूछे तो 2, और तीसरा पूछे तो 3, चौथा पूछे तो 4। क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा, दोबारा सुन लो। मैं यहां प्रूफ कर रहा हूं क्या, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति के व्यापक सूत्र। पहले मैंने बात की निम्निष्ठ की, तो उसके लिए पथांतर कितना माना, फर्स्ट निम्निष्ठ के लिए λ। द्वारक को कितने पार्टों में तोड़ा, 2 पार्टों में। उन दोनों पार्टों से जब प्रकाश बिंदु P पर पहुंचेगा तो उनमें कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण। और क्या हो जाएगा, निम्निष्ठ बन जाएगा। दूसरे निम्निष्ठ के लिए आप क्या मानोगे, पथांतर 2λ। द्वारक को कितने पार्टों में तोड़ोगे, 4 पार्टों में। उन पार्टों से जब प्रकाश वहां पूछेगा तो पथांतर कितना होगा, λ/2 का। फिर से क्या हो गया, विनाशी व्यतिकरण। इसलिए निम्निष्ठ जब भी बनेगा तो पथांतर आपको कितना मानना है, nλ। पहली बार में λ, 2λ, 3λ। लैम्डा द्वारक को कितने पार्टों में, 2 पार्टों में, 2λ। द्वारक को 4 पार्टों में, 3λ। द्वारक को 6 पार्टों में। तो ये सामान्य कंडीशन आ गई किसकी, निम्निष्ठ की। मैं याद करवा दूंगा आपको, टेंशन, बस ये पढ़ा दूंगा एक बार, फिर ये हटा दूंगा, फिर एक बार और अच्छे तरीके से बता दूंगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या, थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ रही है जवान, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, उच्चिष्ट की। किसकी, उच्चिष्ट की। अब ध्यान से समझना, उच्चिष्ट के अंदर क्या होता है, क्या a sin थीटा बराबर डेल्टा x आया, तो a बराबर क्या आया, डेल्टा x डिवाइड बाई, सॉरी थीटा बराबर क्या आया, डेल्टा x डिवाइड बाई a, क्योंकि थीटा बहुत ही कम होता है। अब अगर आप बात करते हो प्रथम उच्चिष्ट की, तो डेल्टा x को मानोगे बेटा कितना, अब समझ में आ जाएगा, 3λ/2। कितना मानोगे, 3λ/2। और द्वारक को कितने पार्टों में डिवाइड करोगे, 3 पार्टों में। कितने पार्टों में, 3 पार्टों में। जैसे हो गए क्या 3, 1 2 3। क्या बेटा ये पथांतर 3λ/2, क्या ये लैम्डा, क्या ये λ/2, ठीक है। 3λ समझ गए क्या। अब सुन लो, इन दोनों भाग से
वहां पे कौन सा व्यतिकरण होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। लेकिन क्या ये 1/3 पार्ट बच गया? इस 1/3 पार्ट की वजह से वहां पे कुछ रोशनी पहुंचेगी, जिस वजह से वहां क्या हो जाएगा? संपोषी व्यतिकरण। क्या होगा? संपोषी व्यतिकरण। और आपको क्या मिलेगा वहां पे? चमकीला मिलेगा, या कि रोशनी होगी वहां पे, लेकिन क्या केंद्रीय उचिष्ट से कम होगी, क्योंकि केंद्रीय उचिष्ट के अंदर द्वारक का पूरा पार्ट काम में आ रहा है। बात समझ में आ रही है? और अगर आप द्वितीय उचिष्ट की बात करते हो तो क्या बेटा पथांतर जो है वो मानोगे 5 λ/2, और द्वारक को कितने पार्टों में डिवाइड करोगे? 5 पार्टों में। किन्हीं 4 पार्टों से वहां क्या हो जाएगा? विनाशी व्यतिकरण, और 1/5 पार्ट बचेगा, जिससे वहां पे कुछ ना कुछ रोशनी पहुंच जाएगी। इस वजह से वहां क्या बनेगा? उचिष्ट बने। मैंने पहले ही कहा था जो चीज नहीं हो रही है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो थोड़ी बातें टिपिकल तो है ही भाई। दोबारा सुन लो, अगर आप निम्निष्ठ की गणना करते हो, पहले निम्निष्ठ की, तो पथांतर कितना मानोगे? लैम्डा। कितने पार्टों में तोड़ोगे? 2। जब पथांतर कितना होगा? λ/2 का। कौन सा व्यतिकरण होगा? विनाशी। क्या मिलेगा? प्रथम निम्निष्ठ। अगर दूसरे निम्निष्ठ की बात करते तो पथांतर कितना मानोगे? 2 लैम्डा। कितने पार्टों में तोड़ोगे? 4 पार्टों में। पथांतर कितना होगा? λ/2 का। तो क्या निम्निष्ठ की जो जनरल कंडीशन है वो मिलेगी आपको L λ/A। बोलो। अगर उचिष्ट की बात करते हैं, प्रथम उचिष्ट की, तो पथांतर कितना मानोगे? 3 λ/2। कितने पार्टों में डिवाइड करोगे? 3 पार्टों में। किन्हीं 2 पार्टों से वहां क्या हो जाएगा? विनाशी व्यतिकरण। और इस 1/3 पार्ट से वहां क्या पहुंच जाएगी? कुछ रोशनी पहुंचेगी, जिससे क्या होगा? वहां पे चानना होगा। तो क्या बोल दोगे उसे? प्रथम उचिष्ट। अगर द्वितीय उचिष्ट की बात करते तो पथांतर कितना मानोगे? 5 λ/2। कितने पार्टों में डिवाइड करोगे? 5 पार्टों में। किन्हीं 4 पार्टों से वहां क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण। 1/5 पार्ट की वजह से वहां क्या पहुंचेगी? रोशनी पहुंचेगी। बात समझ में आ रही है? क्या धीरे धीरे उचिष्ट की तीव्रताएं कम होती जाएगी? सबसे ज्यादा चमकीला कौन सा होगा? केंद्रीय उचिष्ट, क्योंकि उसमें द्वारक का पूरा पार्ट काम में आ रहा है। क्या बात समझ में आएगी? क्या इसकी जनरल कंडीशन भी लिख दूं मैं? थीटा n जो है वो क्या हो जाएगा? थीटा n जो है वो क्या होगा? 2n + 1 λ/2a। और n का मान कहां से शुरू करोगे? 1 2 3। बात समझ में आ गई? इसी के साथ आपका फ्राउनहोफर विवर्तन समाप्त होता है। इसका ग्राफ। क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई रहे? अभी मेरा यही काम है, फ्राउनहोफर विवर्तन ही समझाना है। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं तीव्रता का। तीव्रता का ध्यान से समझना। क्या यहां कोणीय स्थिति 0? ठीक है। फिर यहां क्या बनेगा? निम्निष्ठ। क्या आया? λ/A। कितना आया? λ/A। याद करो, λ/A ही था। क्या इधर -λ/A? प्रथम उचिष्ट के लिए कितना? 3 λ/2a। 3 λ/2a। इधर कितना हो जाएगा? -3 λ/2a। फिर इधर कितना होगा? 2 λ/A। और आगे क्या होगा? 5 λ/2a। और इधर बोलो, तो इसकी तीव्रता सबसे ज्यादा क्या यहां उचिष्ट बनेगा? क्या इसकी तीव्रता इससे कम? क्या अगले की और कम? बोलो, बात समझ में आ रही क्या? कुछ गड़बड़ होगी क्या? ओहो, तो ये ज्यादा दूरी होगी। कोई बात नहीं, समझ जाओगे आप। बोलो, ये है फ्राउनहोफर विवर्तन में तीव्रता का ग्राफ। क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? दोबारा समझा दूंगा मैं। देखो, एक क्वेश्चन है, फिर आगे मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। एक बार रुक जाओ। तीव्रताओं का जो अनुपात है, ये बेटा I1, ये I2, ये I3, इनका जो अनुपात होता है ना, I1 अनुपात I2 अनुपात I3, वो होता है 1/1/21 61 121। इतनी तीव्रताएं घट जाती है।
121 है या 21 है? 21, 61, 21, 61 और 121, ये तीव्रता का अनुपात होता है। ये कैलकुलेशन से निकाला जाता है। क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? मैं एक बार और समझा दूंगा, अभी इसको कंप्लीट कर देता हूं मैं। फिर आगे क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि फ्राउनहोफर विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। सिद्ध कीजिए कि फ्राउनहोफर विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई अन्य उच्चिष्ट और निम्निष्ट से डबल होती है। सीख जाओगे आप। क्वेश्चन क्या है, अपने को प्रूफ करना है कि ये जो कोणीय चौड़ाई है ये बाकी जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट बन रहे हैं उनकी कोणीय चौड़ाई से कितनी होती है? दुगनी होती है। इनके बीच की दूरी बताओ, कोणीय स्थिति कितनी है, कितना डिफरेंस है? ये लैम्डा बाई ए और ये कितना? माइनस लैम्डा बाई ए। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? कितना होगा? 2 लैम्डा बाई ए। अरे बोलो, नहीं समझे क्या भाई? ये लैम्डा बाई 2, ये भी लैम्डा बाई 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो जो कोणीय स्थिति है या कोणीय फ्रिंज चौड़ाई है, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई किसकी? उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट की, केंद्रीय उच्चिष्ट की, वो कितनी हो गई? 2 लैम्डा बाई ए। अब आगे मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी आपको कोणीय फ्रिंज चौड़ाई की? 2 क्रमागत काली या 2 क्रमागत गोरी। तो यहां क्या हो जाएगा? 2 क्रमागत उच्चिष्ट या 2 क्रमागत निम्निष्ट के बीच की कोणीय स्थिति को क्या बोलते हैं? कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। क्या बोलेंगे? कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। क्या ये निम्निष्ट है? क्या ये भी निम्निष्ट है? तो इनके बीच की कोणीय किसके लिए? ये निम्निष्ट के लिए। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। मैं एक बार और समझा दूंगा आपको। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई ये कितना? 2 लैम्डा बाई ए और वो कितना? लैम्डा बाई ए। तो कितना बचा ये? लैम्डा बाई ए। क्या ये डबल है? ऐसे ही अगर आप निकालना चाहते हो कौन सी? उच्चिष्ट वाली, तो क्या ये दूरी होगी? ये कितना? 5 लैम्डा बाई 2a माइनस 3 लैम्डा बाई 2a। सोल्व कर लेना, ये लैम्डा बाई ए होगा। तो यहां से आप बोल सकते हो कि केंद्रीय उच्चिष्ट की, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय फ्रिंज चौड़ाई अन्य उच्चिष्ट और निम्निष्ट की कोणीय फ्रिंज चौड़ाई से 2 गुनी होती है। ये मैंने प्रूफ करके बता दिया आपको। बोलो, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई? ये आपका समाप्त हो गया चैप्टर। एक बार और मैं पूरा रिपीट कर दूंगा आपको, और बाकी आप नोट्स में से पढ़ लेना भाई। नहीं, चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, अभी कुछ चीज़ें और रह जाएगी।